वास्तव में है क्या? आप जानते हैं कि हिंदी भाषा जिस रूप में आज हमारे सामने है, शायद इस रूप में बहुत पहले नहीं थी। 1000-1500 साल पहले हिंदी का ये रूप था नहीं। ये भाषा अस्तित्व में आई है एक भाषिक विकास की परंपरा में, जिसकी शुरुआत होती है संस्कृत से। आपने सुना ही होगा कि संस्कृत को हम लोग भारतीय भाषाओं की जननी कहते हैं, मां, और हिंदी, गुजराती, पंजाबी आदि उसकी बेटियां हैं, वास्तव में पुत्रियां हैं। और ये जो संबंध है, वो संबंध वास्तव में इस बात को द्योतित करता है कि संस्कृत भाषा का जिस रूप में पहले विकास, जिस रूप में व्यवहार होता था, वो व्यवहार धीरे 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 बदला, और उस बदलाव के कारण भाषा के नाम में परिवर्तन आया और भाषा आगे बदलती गई। तो इसे हम इस रूप में समेट सकते हैं कि आज से लगभग 2500 साल पहले तक संस्कृत भाषा का शायद बोलचाल का रूप था पूरे भारत में, विशेषकर उत्तर भारत में। और उस समय पहले वेद की भाषा शुरू हुई, उसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ, उसके बाद फिर लौकिक संस्कृत आई। और ये 2500 साल मैं क्यों कह रहा हूं, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा। ये माना जाता है कि आज से लगभग 2500 साल पहले एक बहुत प्रख्यात वैयाकरण पाणिनि ने संस्कृत का इतना सुंदर व्याकरण लिखा कि कहते हैं कि उसने अपने व्याकरण के माध्यम से भाषा को एक खांचे में एकदम कस दिया, और संस्कृत भाषा में अब परिवर्तन की गुंजाइश नहीं रही। अब जब ये परिवर्तन शुरू हुआ और धीरे धीरे ये परिवर्तन होने लगा, तो संस्कृत भाषा अपनी जगह स्थिर रही लिखित भाषा के रूप में, और जो बोलचाल की भाषा थी वो पाली कहलाई। जिसने भाषा को स्थायित्व तो प्रदान किया, उसने अप्रासंगिक भी कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल वही है। उसने भाषा के, मैं ये नहीं कहूंगा कि विकास क्रम को नहीं रोका, वो विकास क्रम तो होना ही था, लेकिन जिस रूप में उस समय भाषा थी, उस भाषा को उसने एक स्थिरत्व, एक फोटो के रूप में उसने स्थिर कर दिया, और बोलचाल की भाषा में परिवर्तन हुआ, और वो बोलचाल की भाषा पाली कहलाई। और पाली का समय माना जाता है बुद्ध से, क्योंकि आप जानते हैं कि बुद्ध और बुद्ध के बाद अशोक तक पाली भाषा का व्यवहार हुआ बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और वो पाली भाषा को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो सरल संस्कृत है और कुछ नहीं। अच्छा। संस्कृत में कुछ क्रिया के रूप ज्यादा थे, वो कम हो गए। संस्कृत में सर्वनाम के बहुत रूप थे, वो थोड़े कम हो गए। तो संस्कृत भाषा का एक सरल रूप ही पाली है, और पाली भाषा का व्यवहार हुआ बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ। तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि 500 साल पाली का समय था, लगभग ईसवीं शताब्दी के शुरू तक। डॉक्टर, एक बीच में जानना चाहूंगा कि पाली साहित्य में सिर्फ बौद्ध धर्म के ही ग्रंथ मिलते हैं या कुछ और रचनाएं भी उसमें मिलती? पाली का वैसे तो बहुत अधिक समृद्ध साहित्य नहीं मिलता है। बौद्ध साहित्य हमारे सामने है। उस समय साहित्यिक कृतियां होंगी, लेकिन वो साहित्यिक कृतियां बहुत प्रमुख नहीं है, जिस तरह से कि बाद में प्राकृत में आपको नाटक वगैरह मिलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अब हमारे सामने वो उपलब्ध ना हो। बिल्कुल वही है। लेकिन ये जो धार्मिक साहित्य था, धम्मपद आदि, जो कि बौद्ध धर्म के साथ जुड़े हुआ साहित्य जो थे, उसकी कृतियां सुरक्षित हैं और आज तक उपलब्ध हैं। लेकिन आपने जो सवाल किया था वो प्राकृत के संदर्भ में मैं उस बात को दोहराना चाहूंगा। प्राकृत का वैसे काफी लेखन में उपयोग हुआ। संस्कृत नाटकों में भी कई पात्रों के मुंह से आपको प्राकृत के संवाद सुनने को मिलते हैं। जी, हाँ। प्राकृत में वैसे भी अलग पुस्तकें भी रची गई हैं, लेकिन पाली में आपको साहित्यिक कृतियां मिलती नहीं है। सब पाली का व्याकरण भी उस समय किसी ने लिखा है, या जैसे प्राकृत का तो किसी ने लिखा है? पाली का व्याकरण उस समय नहीं लिखा गया, लेकिन आज उपलब्ध है। अब उपलब्ध। जी हाँ, उस भाषा के संदर्भ में पाली भाषा का व्याकरण लिखा गया है, लेकिन उस समय किसी ने पाली भाषा का व्याकरण लिखा हो ऐसा नहीं है। पाली भाषा को हम मानते हैं ईसवीं शताब्दी, पहली शताब्दी तक। उसके बाद शुरू होती है प्राकृत, उसके फिर 500 साल रख लेते हैं,
और उसके बाद शुरू होती है अपभ्रंश भाषा। उसके फिर 500 साल रख लेते हैं, यानी कि 10वीं शताब्दी तक पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के लगभग 1500 साल का एक इतिहास है, जिसे कि भाषा की दृष्टि से मध्यकाल कहते हैं। इसे मध्यकालीन आर्य भाषा का युग कहा जाता है। और 1000 के आसपास से फिर आधुनिक भाषाओं का विकास क्रम शुरू होता है। बीच में मैं एक आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा। ये संस्कृत से जो हिंदी का रिश्ता है, इस रिश्ते को लेकर के कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं और उनका कहना, जैसे रामविलास शर्मा ने कहा कि जो माँ बेटी का रिश्ता है या दो बहनों का रिश्ता है। और कई बार एक चीज और लगती है मुझे, कई बार महसूस हुआ, साहित्य के संदर्भ में महसूस हुआ कि जो समृद्ध भाषा है और जो क्लासिकल भाषा है वो नई विकसित होने वाली भाषा का विरोध करती है। आज हम भले ही संस्कृत महत्वपूर्ण भाषा है और हम तो ये मानते हैं कि जो टकराहट भी प्रेम का ही लक्षण है, तो कहीं हिंदी को संस्कृत से कितना संघर्ष करना पड़ा होगा, कुछ इसका इतिहास कुछ थोड़ा सा हमारे विद्यार्थियों को बताना चाहेंगे कुछ? पहला सवाल या पहली बात जो आपने बताई थी वो अपने में बहुत रोचक सवाल है। ये माँ बेटी का रिश्ता, ये भाषाओं के संदर्भ में तो बात कुछ समझ में आती नहीं। ऐसा किसी ने कुछ जन्म तो दिया नहीं जिसके कारण आप कहेंगे कि आप उसे पुत्र पुत्री का संबंध कैसे मानते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि भाषा का तो प्रवाह है, लेकिन वहां हिमालय के पास वो भागीरथी और मंदाकिनी है, लेकिन वो बंगाल के पास पहुंच के हुगली हो जाती है। नदी एक ही है, एक ही नदी, बीच में गंगा है। तो गंगा का मंदाकिनी से कोई अलगाव नहीं है, न ही कोई अलग रूप है, माने कि दो अलग नदियां नहीं है, वो एक ही प्रवाह है जो कि आप ऊपर से यहां तक देखते हैं। तो संस्कृत से हिंदी तक का जो क्रम है वो वास्तव में एक है, और उस एक को हम अलग अलग जगह अलग अलग नाम से पहचानते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। आप किसी बड़े शहर में एक बहुत लंबी सड़क देखते हैं, लेकिन वो लंबी सड़क जो है उधर लाला लाजपत राय मार्ग है और इधर नेहरू मार्ग है, इधर जाके गांधी मार्ग है। तो जहां जो है उसका नामकरण जहां जैसे हुआ तो उस रूप में उसको आप मान सकते हैं। अब एक दूसरा सवाल है कि क्या संस्कृत और हिंदी इस समय इस मां बेटी के रिश्ते के अतिरिक्त कहीं किसी और तरह के दबाव के संबंध में तो नहीं है, और किसी तरह के स्रोत संबंध भी तो इनमें हो सकते हैं कि हो सकता है कि आज हम माने कि संस्कृत हिंदी में जो कुछ है वो संस्कृत का एक प्रकार से हमारे पास संदाय है, ये भी तो हम मानकर चल सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही है। आप अपनी संस्कृति को, आज की संस्कृति को अपने पुराने इतिहास से अलग करके देख नहीं सकते। आज जो साहित्य संपदा है उस संपदा हमारे पास एक विरासत के रूप में है। जैसे घर, आज घर टूट फूट गया, लेकिन आप उसे नई शक्ल तो देंगे, उसका तो मरम्मत थोड़ी सी कराएंगे, उसको अच्छा बनाएंगे, लेकिन घर तो वही है जो पुराना है। तो वो जो पुरानापन है उससे आप अपना अलगाव तो आज किसी तरह से आप ला नहीं सकते। लेकिन ये जो बात आपने कही है वो बहुत संगत है कि संस्कृत भाषा जिस समय लिखी गई और जिस समाज के लिए लिखी गई, वो समाज आज हम नहीं है, वो समस्याएं आज हमारे सामने नहीं है, वो स्थितियां हमारे सामने नहीं है। मैं दूसरी बात कहूंगा कि आज वैसे संस्कृत भाषा हमारे पास विरासत के रूप में भले हो, उसकी अपनी अस्मिता है एक भाषा के रूप में। वो एक सांस्कृतिक भाषा है जिसको कि भारत सरकार ने क्लासिकल लैंग्वेज कहा है, श्रेण्य भाषा, एक महत्वपूर्ण भाषा, प्राचीन भाषा, महत्वपूर्ण भाषा। तो उस दृष्टि से संस्कृत भाषा का अपना महत्व है आज और अपनी अस्मिता है, हिंदी भाषा की अपनी अस्मिता है। दोनों को हमें एक दूसरे को अलग करके देखना होगा। जिस रूप में हिंदी भाषा को आज अपने को आधुनिकीकृत करने की आवश्यकता है, हमें आने वाले युग के लिए अपनी भाषा को समृद्ध करना है, तैयार करना, जैसे समाज को तैयार और करना। यही बात मैं कहूंगा कि संस्कृत भाषा में भी उसी प्रकार आधुनिकीकरण की प्रक्रिया चल रही है। संस्कृत भाषा
आधुनिक जीवन के संदर्भ में अभिव्यक्ति के लिए अपने को समृद्ध बना रही है और संस्कृत भाषा में एक प्रकार से मानकीकरण के लिए सरलीकरण की प्रक्रिया भी चल रही है। तो हम एक हिसाब से मानकर चलें कि माँ बेटी हैं अपनी अपनी जगह, माँ का अपना घर है, बेटी का अपना घर है, एक दूसरे के ऊपर वो ज्यादा दबाव न डालें और एक दूसरे से जितना प्यार का संबंध है उतना मात्र रखें और एक दूसरे से ज्यादा प्रभावित न हो, एक दूसरे की ताकत का इस्तेमाल करें और इसी से और समाज का विकास भी इसी से होएगा, बिल्कुल और हिंदी का विकास भी उसी से। और जहां तक मैं आधुनिकीकरण का जो सवाल है, जहां तक आधुनिकीकरण का सवाल है, मैं ये कहूंगा कि आधुनिकीकरण की आवश्यकता हिंदी और संस्कृत दोनों के सामने समान रूप से है। हमें स्पुतनिक के बारे में बात करनी है तो संस्कृत वालों को भी स्पुतनिक के बारे में बात करनी है, नहीं तो वो समाचार नहीं प्रसारित कर पाएंगे। तो शब्दावली का निर्माण कैसे हो, किस ढंग से हो, इसके बारे में तो हमें समान रूप से विचार करना ही होगा। तो हम हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में कि माने अपभ्रंश के बाद में हिंदी मध्ययुगीन आर्य भाषाओं के बाद में जो हिंदी जिसे हम कहते हैं उसके विकास के, उसके आरंभिक बिंदुओं के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ तो उससे वहां से वापस जी हाँ, बिल्कुल वहीं से हम बात फिर शुरू कर सकते हैं। हाँ। कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल कहलाता है वो हिंदी से ही शुरू होगा, आदिकाल अपने आप में। और हिंदी साहित्य के आदिकाल के संदर्भ में ये हम देखते हैं कि वास्तव में हिंदी का साहित्य वहीं से शुरू होता है। वैसे आधुनिक काल में दो तरह के साहित्य हमारे सामने हैं, एक अपभ्रंश साहित्य, जैन, बौद्ध, सिद्ध और नाथ कवि, तो इन्होंने अपभ्रंश साहित्य का इस्तेमाल किया, अपभ्रंश भाषा का, और हिंदी भाषा का भी इस्तेमाल उसी समय शुरू होता है, उसे हम देखते हैं। आदिकाल में वास्तव में हिंदी भाषा के तीन रूप माने जाते हैं। एक है डिंगल, जिसे आज हम राजस्थानी भाषा कहते हैं, एक है पिंगल, जिसे हम आज ब्रज का क्षेत्र कहते हैं, यानी कि पुरानी जो ब्रज भाषा है वो हमारे लिए पिंगल है, और तीसरी भाषा हिंदवी, जो कि एक प्रकार से खड़ी बोली का आदिकालीन रूप है जो हमारे सामने आता है, जो खुसरो से बिल्कुल खुसरो से शुरू होता है। और खुसरो का जो लेखन है वो सारा लेखन हिंदवी में है। और हिंदवी वास्तव में माना यह जाता है कि उस समय का मध्य देश का, दिल्ली और आसपास का बोलचाल का रूप रहा होगा, जबकि राजस्थानी राजस्थान का है और पिंगल जो है वो ब्रज का है, ब्रज प्रदेश का है। राजस्थानी का डिंगल भी मुझे लगता है काव्य रूप है। वो एक तरह से बोलचाल की भाषा, आज भी उसका संबंध बहुत मुश्किल से, क्योंकि उसका अगर डिंगल का एक छंद आप पढ़ना चाहें तो सांस ऊपर से नीचे आके आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब आप उस छंद का पाठ कर सकते हैं। सही है। तो ये काव्य भाषा के अर्थ में तो उसको कह सकते हैं। एक डॉक्टर साहब वो भी है, क्या नाम है उनका, अवहट्ट का भी कहते हैं जी, जो विद्यापति ने कहा, देसिल बेना सब जन मिटाते तैसो जंपो अवहट्टा। ये अवहट्ट शब्द जो है, इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर लें तो अच्छा है जी। मैंने कहा था अपभ्रंश जी। अपभ्रंश वो भाषा है जो कि प्राकृत से निकली, यानी कि प्राकृत और हिंदी के बीच की कड़ी है अपभ्रंश भाषा। तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि भारतीय जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनका विकास वास्तव में अपभ्रंश से शुरू होता है। अपभ्रंश में आधुनिक भाषा के सारे गुण वर्तमान हैं जी। जिस रूप में आज हमारी भाषा है, तो वो भाषिक विरासत जो है वो हमारी अपभ्रंश से शुरू होती है। संस्कृत भाषा थोड़ी संश्लिष्ट भाषा थी। तो हिंदी की कौन सी अपभ्रंश से हिंदी? वो उस पर अभी मैं आता हूँ। अपभ्रंश के साथ उस समय एक दूसरा नाम भी था, अपभ्रष्ट। अच्छा, अपभ्रंश का ही अर्थ है अपभ्रष्ट का, यानी कि भ्रष्ट भाषा, भ्रष्ट हो गई। तो प्राकृत से जो भ्रष्ट रूप उस समय लोग मानते थे कि निकला, वो अपभ्रष्ट कहलाता था। लेकिन आज अपभ्रष्ट शब्द हमारे पास नहीं है, लेकिन अपभ्रष्ट का ही तद्भव रूप है अवहट्ट। अच्छा, तो जिस अवहट्ट की वो बात करते हैं, वो अवहट्ट वास्तव में चौथा रूप है, लेकिन वो आधुनिक भाषा का रूप नहीं मैं गिन रहा था, इसलिए उसका उल्लेख मैंने नहीं किया।
मैंने तो हिंदी और उसके अच्छा, उपभाषाओं से शुरू किया था। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपभ्रंश भाषा है जी, ये इसको जैसे आज हम कहते हैं कि ये बोली का साहित्य, बोली के अर्थ में माना जाएगा इसको। बिल्कुल बिल्कुल, बोलचाल के अनपढ़ सामान्य व्यक्ति, आम जी, जनता जिस भाषा का इस्तेमाल कर रही हो, पढ़े लिखे शास्त्रज्ञ लोग न कर रहे हो, वो भाषा जो है वो उसे अपभ्रंश। जी हाँ, बिल्कुल। तो उस अर्थ में जो है हिंदी उस अपभ्रंश में आई। इसका मतलब अपभ्रंश के माध्यम से कि एक तरह से बोलचाल की भाषा लेकिन विकसित हुई। वो बात तो आपकी सही है जी, लेकिन अवहट्ट में उन्होंने लिखा था, हाँ, तो उन्होंने तो उसे साहित्यिक रूप तो प्रदान किया। हाँ, तो बोली और भाषा का जो सवाल है वो अपने में और रोचक प्रसंग है। जी, ब्रज जो है वो भाषा कहलाती है आज भी, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा का। जबकि उसे हम हिंदी की बोली मानते हैं। जी, ब्रज भाषा का जो साहित्यिक रूप था, निखार, उसके साहित्यिक रूप का जो निखार था भक्ति साहित्य में और रीतिकालीन साहित्य में, उतना निखार तो खड़ी बोली का भी आप बहुत कम देख पाते हैं। जी, तो भाषा और बोली का जो संबंध है वो अपने में थोड़ा सा विवाद का प्रश्न कहीं कहीं बन सकता है। और ये बात भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज भी हम जिन्हें हिंदी की बोलियां या उपभाषाएं कहते हैं, उपभाषा बोलने वाले कहते हैं कि हमारी तो अपनी स्वतंत्र भाषा है। तो हम उस चर्चा में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि वो अलग तरह का विवाद है, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन हम ये मानकर चल सकते हैं कि ये हिंदी की उपभाषाएं हिंदी के क्षेत्र की भाषा है, जिसमें कि एक खड़ी बोली है, दूसरी मारवाड़ी है, ब्रज है, कन्नौजी और अवधी भोजपुरी वगैरह, ये हिंदी की बोलियां मानकर चलते हैं। और हम उस विवाद में हम अभी नहीं जाएंगे कि ये भाषाएं हैं कि बोलियां हैं, इनका एक दूसरे से क्या अभी तो हम हम विकास क्रम के ही बारे में बात करते हैं। तो हिंदी के विकास क्रम के बारे में आधुनिक काल नहीं, मध्य काल में शुरुआत में हम 3 रूपों की चर्चा कर रहे हैं। अवहट्ट चौथा रूप है जो कि अपभ्रंश से जुड़ा है, उसका भी साहित्यिक प्रयोग हुआ था। और इन 3 में 2 बोलियां हैं प्रमुख, राजस्थान की बोलियां और ब्रज बोली। और एक जो भाषा है वो है वास्तव में हिंदी का सबसे प्रारंभिक रूप, जिसका उपयोग हिंदवी के नाम पर माना जाता है और जिसका उपयोग खुसरो ने किया था। और खुसरो ने जिस भाषा का उपयोग किया, उस भाषा को आप आज देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि बिल्कुल आज जैसे हम भाषा बोल रहे हो उसी प्रकार की भाषा उसमें दिखाई पड़ती है। जैसे उसने सखुन लिखे थे, सितार क्यों न बजा, औरत क्यों न नहाई, ये एक पहेली के तौर पर है। और दोनों का उत्तर एक है, पर्दा न था। पर्दा नहीं था, सितार नहीं बजा, पर्दा नहीं था, औरत नहीं नहा पाई। ये देखिएगा, ये कम से कम 800 साल पहले की भाषा है। एक पहेली है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। मोती का थाल और उल्टा है, मोती गिर नहीं रहे, चिपके हुए हैं। थाली सबके सिर पर फिरे, वो घूम भी रहा है, मोती उससे एक न गिरे। और वो पूछता है कि इसे बूझो। और ये पहेली है, ये है आकाश, और ये जो मोती है वो तारे हैं। तो ये उसने लिखा था। तो हिंदी के संदर्भ में जो हिंदी का आदिकालीन रूप मिलता है हिंदवी का, वो बिल्कुल आज की खड़ी बोली के समान है। लेकिन बहुत रोचक सी बात है कि इस खड़ी बोली का उपयोग जो है वो थोड़ा सा बाद में कम हो गया। भक्ति काल में अवधी और ब्रज सबसे महत्वपूर्ण रहे, और उसके बाद फिर रीतिकाल में भी ब्रज भाषा का काफी वर्चस्व था। बिल्कुल वही एक लगभग काव्य भाषा थी, वर्चस्व था। और खड़ी बोली का जो अंतः स्रोत था वो कहीं सरस्वती नदी की तरह कहीं नीचे बहता गया, लेकिन उसका साहित्यिक रूप नहीं मिलता। और इसका अगर साहित्यिक रूप मिलता है तो दक्षिण में, दक्षिणी भाषा के हिंदी जो दक्षिणी हिंदी के, मैं काव्य की बात नहीं करूंगा, मैं भाषा के विकास की बात कर रहा हूं, तो मैं गद्य के विकास की ज्यादा चर्चा करना चाहूंगा। दक्षिणी में भी गद्य लिखा गया दक्षिण में, और दक्षिणी का जो गद्य है वो हिंदी का प्रारंभिक रूप भले लगे, लेकिन उसमें खड़ी बोली के लक्षण खूब मिलते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा दक्षिणी भाषा का, और दक्षिणी भाषा में किस प्रकार का गद्य लिखा गया, इसको थोड़ा सा हम देख सकते हैं। तिलक भाषा
वार्तिक तिलक की भाषा दक्षिणी जैसी दिखाई पड़ती है। यह 16वीं सदी के आरंभ के एक सूफी ग्रंथ से है, उसका नाम है कुतुब शता। तब 1100 आदमी कुतुबुद्दीन नवल पास रखे, तिसमें 500 बूढ़ी, तिन्हों के हाथ 500 सोवन लाठियां, 600 छड़ीदार सोने की छड़ी लिए रहो। समझने में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। तिन्हों को पातिस्या हुक्म किया, पातिस्या बादशाह, तिन्हों को पातिस्या हुक्म किया, अब आप हिंदी ही है, खड़ी बोली है, कि वारिया बेलिया नैना विशलाओ पे साई जाए अनंत जने न पावे, 1100 आदमी उसी भंगति रखे। तो ये थोड़ा सा शब्दावली के कारण कहीं कहीं समझने में कठिन लगती है, लेकिन ये दक्षिणी हिंदी आज का खड़ी बोली का रूप है, आदि रूप है। लेकिन ये विकसित हुआ वहां दक्षिण में, और उत्तर में इसका विकास जो है वो थोड़ा सा देर से हुआ। जैसे कि हमने कहा था कि मध्यकालीन काव्य भाषा प्रमुख रूप से ब्रज और अवधी रही, और आधुनिक काल तक आते आते हिंदी की एक प्रकार से बोलचाल का रूप और हिंदी का एक व्यापक अखिल भारतीय रूप निखरने को था, और इसे हमने नहीं पहचाना, इसे अंग्रेजों ने पहचाना। आप जानते हैं कि हिंदी भाषा के वास्तव में प्रयोग की शुरुआत अंग्रेजों से हुई है जी। 2-3 कारणों से। पहला कारण पादरी जी। और पादरियों ने हिंदी भाषा का विकास कैसे किया, ये बहुत रोचक है। और उन्होंने हिंदी भाषा का विकास ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उन्होंने देश की भाषाओं का विकास किया, एक प्रमुख कारण लेकर। जानते हैं वो कौन सा कारण है जी? बाइबल का लेखन, अनुवाद। जी हाँ, बिल्कुल, बाइबल का अनुवाद कराना था। हर जगह उन्होंने बाइबल के अनुवाद की एक परंपरा शुरू की। भारतीय भाषाओं में भी कई बोलियों में, तमिल, तेलुगु, सारी भाषा में उन्होंने बाइबल के अनुवाद की शुरुआत की। और यह माना जाता है कि बाइबल का अनुवाद एक प्रकार से अनुवाद विज्ञान का भी शुरुआत वहीं से हुआ। व्याकरण का काम भी अंग्रेजों ने शुरू किया। न केवल व्याकरण बल्कि पुस्तक लेखन, पाठ्य पुस्तक लेखन, प्रेस की स्थापना वगैरह, प्रेस की स्थापना, ये तीनों एक साथ जुड़ती हैं। व्याकरण लिखना, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण और पुस्तकों के रूप में इनका प्रकाशन, मुद्रण आदि। और ये काम वास्तव में शुरू हुआ है 2 जगह भारत में, और ये दोनों जगह एक कॉलेज है, फोर्ट कॉलेज। चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉन है, शायद, मैं ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन हिंदी के लिए है फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता का। ये 2 कॉलेज हैं जहां पर कि उन्होंने भारतीय भाषाओं में शिक्षा के माध्यम से भारतीय भाषाओं का विकास क्रम उन्होंने शुरू किया। ग्रंथ भी लिखवाए, 4 अध्यापक। जी हाँ, बिल्कुल, 4 अध्यापक हैं। वो 4 जो है वो स्तंभ है आज तक। लल्लूलाल, जी हाँ, लल्लूलाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खान। और इन्होंने सबने हिंदी में पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया। पाठ्य पुस्तकों का निर्माण ऐसी पुस्तकों के माध्यम से किया जो कहानी के तौर पर हो। इंशाअल्लाह खान की जो है कहानी रानी केतकी की कहानी है, या फिर इनकी कहानी है प्रेम सागर है लल्लू लाल जी का। और सदल मिश्र जो हैं उन्होंने और नासिकेतु उपाध्याय लिखा था। और डिक्शनरी ऑफ हिंदी ये और ग्रामर ऑफ हिंदी, इन पर भी काफी काम शुरू हुआ। गिल क्राइस्ट ने हिंदी भाषा का एक शब्दकोश तैयार किया, और ये शब्दकोश है 1780 के आसपास का। गिल क्राइस्ट ने तो सारी भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण भी किया है, और मतलब मेरे ख्याल से पहला एक तरह का आधुनिक सर्वेक्षण है कि भारत में कौन कौन सी जगहों पे क्या क्या भाषाएं बोली जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। उसके बाद वाला विश्लेषण अलग। और व्याकरण ग्रंथ भी उस समय से लिखे गए, लेकिन अच्छा व्याकरण काफी बाद में ही आया। केलॉग का व्याकरण सबसे पहला है, लेकिन टर्नर आदि अन्य लोगों ने भी अलग अलग भाषाओं को लेकर अपने अपने व्याकरण ग्रंथ लिखे। तो व्याकरण
का पाठ्य पुस्तकों का लेखन वगैरह वगैरह, ये वास्तव में हिंदी भाषा के, आधुनिक हिंदी भाषा के, खड़ी बोली भाषा के एक प्रकार से शुरुआत के दिन है। दूसरी तरफ भारतीयों में चेतना जगी, तो उन्होंने भी सोचा कि हम अपनी भाषा के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। अंग्रेजों ने हमारे लिए कुछ किया, लेकिन अंग्रेजों के लिए विरोध भी हम लोगों के बीच में शुरू हुआ कि अंग्रेज यहाँ आके क्यों बैठे हैं, ये इस देश पर हुकूमत क्यों कर रहे हैं। तो पत्रकारिता का भी योगदान अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। और पत्रकारिता जो है भारतीयों ने शुरू किया। जी हाँ, बिल्कुल। आप जानते हैं ना कि सबसे पहला जो पत्र है उदंत मार्तांड, ये आज से लगभग 250 साल पुराना है। कलकत्ता से शुरू हुआ और सभी जगहों से इसी प्रकार से पत्र, अलग अलग पत्र शुरू हुए, सभी जगह पत्रकारिता। तो पत्रकारिता और शिक्षा, इन दोनों ने आधुनिक हिंदी भाषा के विकास को और आधुनिक हिंदी भाषा के वास्तविक विकास को, भाषिक विकास को, यानी कि व्याकरण के ग्रंथ हों, शब्दकोश बने, पाठ्य पुस्तकें बने, तो इस प्रकार के एक समग्र विकास क्रम को भी हमने इस माध्यम से शुरू किया और वो क्रम जो है वो आज तक चल रहा है। मतलब अब अगर आधुनिक काल से हम तुलना करें इनकी, या और प्राचीन और मध्यकाल तक, अब तक ये होता रहा है कि साहित्य ही माध्यम था। बिल्कुल सही। भाषा के विकास का। जी। आधुनिक काल में आकर के शिक्षा और पत्रकारिता, जी बिल्कुल, भाषा के विकास के ये दो नए तत्व जुड़े जो भाषा को विकसित करते हैं, रूप बदलते हैं। थोड़ा सा मैं अंतर करना चाहूंगा आपसे मतभेद रखते हुए। ऐसा नहीं कि साहित्य का ही मात्र वर्चस्व रहा हो। आप जानते हैं कि रीतिकालीन साहित्य वास्तव में आचार्यत्व का युग है। जी। वैसे साहित्य पनपा, जी, लेकिन उस युग में आचार्यत्व को थोड़ा सा ज्यादा महत्व देने की कोशिश की गई थी। जी। इसी प्रकार से ये व्याकरण ग्रंथ लिखने की भी परंपरा हमारे यहाँ बहुत पहले से चली आ रही। हेमचंद्र का व्याकरण, प्राकृत का बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरण है। तो व्याकरण की परंपरा या शब्दकोश बनाने की परंपरा ये कभी खत्म नहीं हुई, लेकिन हिंदी भाषा के लिए इनकी शुरुआत आधुनिक काल में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी। अब मैं एक छोटा सा प्रसंग हटकर करना चाहूंगा, ये बहुत रोचक प्रसंग है। जी। अब हिंदी और उर्दू का सवाल ये भी इसी युग की देन है। जब हम दक्षिणी की बात करते हैं तो दक्षिणी एक है जिसमें कि प्रभाव उर्दू का तो है, उर्दू का नहीं कहूंगा, आपके अरबी फारसी का है। फारसी। और उसका भाषाई रूप जो है वो खड़ी बोली का है। जी। लेकिन दक्षिणी के समय तक या हिंदवी से शुरू होकर रेखता और दक्षिणी के समय तक कभी ये सवाल नहीं उठा कि ये दो भाषा रूप हैं कि एक है। ये सवाल उठता है वास्तव में इसी समय आधुनिक काल में, जब शिक्षा का प्रवर्तन होता है, जब भाषा में पत्रकारिता शुरू होती है, तब जाकर ये हिंदी और उर्दू का झगड़ा भी शुरू होता है, एक संघर्ष। विवाद तो लिपि से शुरू हुआ। विवाद का कारण लिपि तो है ही, विवाद का मुख्य कारण अंग्रेजों की नीति ही है। जी। जब ये हिंदी की पाठ्य पुस्तकें बनाई जा रही थी फोर्ट विलियम कॉलेज में, तब उर्दू की पाठ्य पुस्तकें अलग से भी बनाई जा रही थी। अच्छा। क्योंकि उन्होंने उसी समय शुरू किया था कि हिंदी की शिक्षा अलग है और अंग्रेजी की शिक्षा अलग है। तभी से हम बटे। और उस समय हिंदी के लिए काम करने वाले दो महत्वपूर्ण नाम हैं। जी। और दोनों महत्वपूर्ण नाम है, वो दोनों अलग अलग दिशाओं में चलने वाले नाम हैं। एक व्यक्ति हैं लक्ष्मण सिंह, जो कि उर्दू परंपरा को थोड़ा सा हटके, हाँ जी हाँ, उससे संस्कृत निष्ठ में जाते हैं। और उसी प्रकार से लक्ष्मण सिंह के साथ उस समय एक दूसरा नाम है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जो कि थोड़ी उर्दू शैली पसंद करते हैं। तो ये जो मतभेद हम लोगों में भी दिखाई पड़ता है, मतलब हिंदी भाषी विद्वानों में भी दिखाई पड़ता है, वो आज तक चल रही है। जी। कुछ लोग उर्दू शैली पसंद करते हैं
और कुछ लोग संस्कृत शैली पसंद करते हैं। और आज भी हम लोग शायद ये मतभेद अपने मन में ला नहीं रहे हैं कि ये उर्दू है अलग और हिंदी है अलग, लेकिन ये जो भेद साहित्यिक गतिविधि के कारण, शिक्षा के कारण पैदा हुआ, वो उसने तो हिंदी और उर्दू को बांटा। अब हिंदी विभाग अलग है, उर्दू विभाग अलग है जी। जबकि हिंदी के भीतर हिंदी शैली अलग और उर्दू शैली अलग हम मानकर चलते हैं। आप चाहे तो उर्दू शैली में बात करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई ये नहीं कहता कि आप हम में से एक नहीं है। लेकिन जो विभाग बने और उन विभागों के साथ उनका साहित्यिक परंपरा को भी उस विभाग में जोड़ा गया। अब गालिब को हम लोग हिंदी विभाग में नहीं पढ़ा रहे हैं जी। प्रेमचंद को हम हिंदी विभाग में पढ़ा रहे हैं। प्रेमचंद को कुछ उर्दू विभाग पढ़ाते होंगे, कुछ नहीं पढ़ाते होंगे। प्रेमचंद के साथ तो एक चीज और है डॉक्टर साहब की, प्रेमचंद ने हिंदी में भी लिखा और उर्दू में भी लिखा। जी हाँ, बिल्कुल माने सही। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं का दूसरों से अनुवाद नहीं कराया, बिल्कुल सही। खुद ही उन्होंने अनुवाद किया। जहाँ पर उनको लगा कि यहाँ परिवर्तन करने की जरूरत है तो वहाँ पर उन्होंने स्वयं परिवर्तन। लेकिन ये जो आपने बात कही थी कि हिंदी में भी लिखा और उर्दू में भी लिखा, हाँ, यहाँ मैं एक बात आपसे पूछूंगा। राही मासूम रजा जी, उन्हें आप उर्दू की लिपि में लिख दें तो क्या वो उर्दू वाले माने जाएंगे? ये प्रेमचंद के ये वही बिल्कुल फर्क है। सही बात है। तो ये वास्तव में एक हमारे मन का संबंध इसके साथ है कि हम उन्हें अपना मानते हैं या नहीं है। यहाँ जो भेदक रेखा है वो लिपि है। जी, अगर फारसी लिपि में लिखा हुआ होगा जी बिल्कुल, तो उसको हम ये मानेंगे कि ये तो उर्दू का है, और अगर देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है तो ये हिंदी का है। जी हाँ, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि भाषा में संस्कृताइजेशन, जैसे संस्कृतिकरण की जो प्रवृत्ति है, जी हाँ बिल्कुल, वो बाद में बढ़ी। और अगर राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सितारे हिंद के बाद की परंपरा देखें तो एक प्रेमचंद की भाषा की परंपरा है और एक प्रसाद की भाषा की परंपरा। और अब कुल मिला करके कुछ ऐसा हुआ है कि प्रेमचंद की जो भाषा है वो भाषा हिंदी में उसका स्रोत कुछ सूखा हुआ ऐसा लग रहा है, और प्रसाद की जो भाषा है वो भाषा इस समय लगभग थोड़े बहुत हेर फेर के बाद मान्य हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं जो बात मैंने कही थी उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। ये जो बंटवारा हुआ, ये बंटवारा वास्तव में लोगों को थोड़ा सा जमा नहीं जी। ये हिंदी और उर्दू ये सब क्या झगड़े क्या है। कुछ लोगों ने कोशिश की थी कि एक हिंदुस्तानी का रूप बीच में रहे जी। प्रेमचंद को लोग हिंदुस्तानी का लेखक कहने लगे थे। आप जानते हैं प्रेमचंद ने भी अपने आप को इसी तरह उन्होंने अपने कहा था। और यही नहीं बल्कि महात्मा गांधी जी ने हिंदी के प्रसार का आंदोलन जब शुरू किया जी, इसका नाम उन्होंने हिंदुस्तानी रखा, हिंदी नहीं। हिंदी का नाम वास्तव में हमारे संविधान का है और संविधान बनने की तारीख तक उसका नाम जो है वो हिंदुस्तानी ही कुछ हद तक चल रहा था लोगों के। खैर, हिंदुस्तानी कोई ऐसा भाषिक रूप नहीं है जिसका अपना कोई साहित्य हो, जिसकी अपनी कोई साहित्यिक परंपरा हो। ये एक प्रकार का बोलचाल का रूप माना जाता है जिसका की उपयोग हम लोग मिलजुल कर करते हैं जी। यानी कि मैं बाजार में जाता हूं तो ना हिंदी बोलता हूं ना उर्दू बोलता हूं, मैं हिंदुस्तानी बोलता हूं। ये कुछ हद तक माना जाता है। हिंदुस्तानी का कोई साहित्यिक रूप कोई हम मानते नहीं है। तो ये हिंदी उर्दू का जो सवाल था, ये सवाल आज तक चला और आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि अब थोड़ा सा हमारा रुझान संस्कृत की तरफ ज्यादा होने लगा है। जो शब्द मैं जब हिंदी सीख रहा था, जो शब्द उस समय चल रहे थे वो शब्द आज नहीं है। उस समय इंतखाब बहुत से लोग बोलते थे, मैंने सुना था, ये मेरे मन में बैठा। आज इंतखाब कोई नहीं बोलता, आज नहीं बोलता, कोई नहीं जानता। डॉक्टर साहब, एक समय को ध्यान में रखते हुए एक अंतिम मुद्दे पर हम बात करें। इस समय जो हमारी हिंदी भाषा है, इस भाषा पर मीडिया के प्रभाव से और विशेष रूप से अंग्रेजी का जो दबाव है और कहते हैं इंटरनेट का जो दबाव है, उस दबाव के कारण हिंदी भाषा को एक कहीं न कहीं अंदर से एक खतरा जैसा लगने लगा है और उसके विकास के लिए या उसके अस्तित्व के लिए भी एक नई चुनौती बनती जा रही है। तो आप इस आधुनिक जो समस्या हमारे सामने आ रही है या आने वाली है हिंदी भाषा के अगले रूप को देखते हुए, तो उसको लेके आप क्या सोचते हैं? वैसे तो आज हमारा संदर्भ तो इस खंड से था। जी। और आपने जो सवाल किया था ये और आगे के जो खंड हैं, हिंदी भाषा की भूमिकाएं,
जी। हिंदी भाषा के प्रकार्य, लेकिन अपन इसको विकास से जोड़ बिल्कुल के सही, देखें। वो तो जोड़ना मैं जरूर पसंद करूंगा, क्योंकि वही प्रवाह है, तो जी। हमें थोड़ा आगे भी देखना है। जी। तो सवाल अपनी जगह बहुत संगत है, लेकिन इस सवाल का विस्तार तो हम आगे देखेंगे। लेकिन संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा कि हमारा विकास क्रम क्या है आगे का। इस विकास क्रम के बारे में मैं दो एक बातें जरूर कहना चाहूंगा। भाषा के बारे में दो प्रवृत्तियां चलती हैं, माने कि मैं वैश्विक स्तर पर देखता हूं। अंग्रेज बड़े खुले मन से सब चीजें लेते हैं, और वो हर साल भारत से कम 150 शब्द लेते हैं अपने कोश के लिए, क्योंकि वो मानते हैं कि हमारा कोई अस्तित्व है, हमारे पास कुछ उनको देने के लिए है। फ्रेंच वो उतने ही अपने को ज्यादा एक कुकून में, जिस तरह से कि वो रेशम का कीड़ा अपने को बांध लेता है, वो अपने को बांध कर चलते हैं, क्योंकि वो भाषा की प्यूरिटी, शुद्धता पर ज्यादा जोर देते हैं। ये हमें भी विचार करना है, हमें अपनी नीति तैयार करनी है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि भाषा के विकास को कभी हमको रोकना नहीं चाहिए, उसे आगे बढ़ना चाहिए। हिंदी भाषा का उपयोग आज न केवल हम यहां कर रहे हैं, बल्कि सिंगापुर में और मलेशिया में और ट्रिनिडाद और सूरीनाम में बसे हुए हमारे भारतीय मूल के लोग कर रहे हैं। अमेरिका में बैठे हुए कर रहे हैं। बिल्कुल, वहाँ साहित्य अमेरिका में जो लोग पहुंचे हैं, उनके बच्चे जो हैं वो उस रूप में हिंदी को नहीं पहचानेंगे, वो अपनी हिंदी का विकास वहां पर करेंगे। जी। तो हमें ये मानकर चलना चाहिए कि इस भाषा में नयापन आएगा, नए तत्व पहुंचेंगे, नई शैलियां विकसित होंगी, नई अभिव्यक्तियां विकसित होंगी, और उन सब के लिए हमें तैयार रहना है। कई बार ये होता है कि जो नयापन आना तो ठीक माना जाता है, लेकिन वो नयापन ऐसा नहीं आए कि हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाए। ये आशंका, चाहो तो आप इसे शुद्धतावादी आशंका कह सकते हैं, लेकिन वो आशंका तो अपनी जगह है। जिसे आप अस्तित्व कह रहे हैं, इसके संदर्भ में मैंने शुरू में ही बात कही थी। जी। जैसे संस्कृत एक समय में नाम बदलकर पाली हो गई, जी। आज जो हिंदी है, क्या आप कह सकते हैं कि 500 साल बाद यही रूप रहेगा? शायद नहीं। जी। बनाए रखना चाहे तो संभव है कि बनाए रखे, लेकिन परिवर्तन तो होगा ही। कोई भी भाषा अगर विकसनशील है तो उसकी शब्दावली बढ़ेगी, उसमें नई अभिव्यक्तियां आएंगी, साहित्य के साथ उसमें नया विकास होगा। सबके लिए हमें तैयार रहना है। लेकिन भाषा की एक आत्मा है, अपनी मूलभूत आत्मा है, वो सुरक्षित रहे, इस बात को हमें निश्चित रूप से देखना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आज हमने हिंदी भाषा के विकास के बारे में इतनी विस्तार से प्रोफेसर जगन्नाथन ने चर्चा की। भाषा को हम किस तरह से देखें और भाषा हमारे जीवन में क्या क्या भूमिकाएं अदा करती है, इसके बारे में तो हम अगले किसी कार्यक्रम में प्रोफेसर साहब को ही आमंत्रित करेंगे और फिर हम बात करेंगे। अभी हम हजारों वर्षों की हमारी जो हिंदी भाषा की जो परंपरा है, इस परंपरा को हमने आज अत्यंत संक्षेप में आपको फिर से बताने की कोशिश की है, और आपने इसे जाना। और इसके बारे में आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो वो आप हमको लिख करके भेजें। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जो आज की बातचीत है, ये आज की बातचीत आपके इस पाठ्य सामग्री को फिर से नए ढंग से पढ़ने में मदद मिलेगी। और यदि आपके कोई छोटे मोटे प्रश्न रहे होंगे, शंकाएं रही होगी, उन शंकाओं का निराकरण आपको इस आज के सेशन में अवश्य हुआ होगा। धन्यवाद। नमस्कार।